ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो मेन काउज है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंड। विंड के फॉर्मेशन के लिए मेन काउज क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर को समझने के लिए कि अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से एयर में क्या है? फ्लोइंग नेचर क्रिएट होगा, और फ्लोइंग नेचर क्रिएट होने के बाद हम उसको विंड कहेंगे। क्लियर है? तो ये जो विंड क्रिएट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ विंड क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ। अगर लेवल टेम्परेचर का सब जगह एक रहे तो विंड क्रिएट होगा? एयर मास होगा, हमारे पास एयर होगा। जैसे रूम में एयर है कि विंड है? ये रूम में एयर है, विंड नहीं है। विंड तो तब रहती जब वो खिड़की से हवा आती है और ऐसे तेजी से निकल जाए। गति एयर में कब उत्पन्न होता है? जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है और एयर मास के डेंसिटी में डिफरेंस आता है कि कहीं एयर मास ज़्यादा हो गया और कहीं एयर मास कम है, तो कम एयर मास की ओर अधिक एयर मास की राशि जाएगी। इसी को हम विंड कहते हैं। क्लियर है? अब हमको ये बताओ, तुम बोलोगे कि टेम्परेचर के लेवल को डिसाइड करने में या एयर विंड के डायरेक्शन को और स्पीड को डिसाइड करने में एक मेजर इवेंट क्या हो गया? टेम्परेचर। क्या हो गया? टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है? बैठ जाओ। टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स। क्या होता है? टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है? ये भी कहीं के टेम्परेचर को घटाने और बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स का मतलब हुआ कि वहाँ टेम्परेचर को रिसीव करने का जो फैक्टर्स है उसमें चेंज तो नहीं है। जैसे अर्थ सरफेस डिफरेंट होगा, कहीं जंगल है और कहीं खुला स्टोनी चट्टान है। समान रूप से सन रे दोनों जगह आएगा तो जो स्टोनी है, बैरन है, वो ज़्यादा हीट होगा और जो ग्रासलैंड है वो कम हीट होगा। तो ये इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है कि जो हीट को रिसीव करने वाला इंग्रेडिएंट है, जो अर्थ सरफेस है, वो डिफरेंट है। सैंडी है तो ज़्यादा लेगा, हीट ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे, यदि वाटर है तो अभी देखा था नेचर कि वो देरी से हीट होगा और देरी से कूल होगा, और लैंड है तो जल्दी हीट हो जाएगा और जल्दी कूल हो जाएगा। तो ये सब डिफ्रेंसिएशन की वजह से क्या है कि कहीं तापमान ज़्यादा होता है और कहीं तापमान कम होता है, और इसकी वजह से एयर में क्या है? विंड का नेचर क्रिएट होता है। अब जब एयर विंड में चेंज कर गया तो ये तो सरफेस विंड है ना, एक ऐसा विंड है सरफेस विंड है। एक और विंड होता है जिसको हम अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। आपसे 10,000 मीटर ऊंचा, 10-12 किलोमीटर ऊंचा, हिमालय से भी ऊंचा, बहुत मजबूत और तीव्र हवाएं बह रही है। वो सरफेस विंड नहीं ना है, जेट स्ट्रीम। अभी उधर जाना बाकी है ना, तब जाएंगे वहाँ इनसो में। इनसो के लिए हमको जेट स्ट्रीम समझना, तो अभी वहाँ जाएंगे। ठीक, जाओ। क्या करना है? ब्लैंक मैप पर सारे पोजीशन को दिखाना है। मेडागास्कर को, तहीती को, डार्विन को डिग्री के साथ, ठीक है ना? हाँ, मैप में आपके बुक में जितना लिखा है उतना फैक्टर को उसमें दिखा के ले आइए। किस में? मैप में। सिर्फ मैप पर लाइन खींच के ही पता चल जाए कि सर मानसून ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है। एक वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। निराश होकर मत जाइए, थैंक यू कह के जाइए ना। हाँ, आ रहा हूँ। इसमें सिर्फ रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि कहीं किसी को बेसिक पॉइंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ जाए। तो ये बताया ना मैं कि विंड क्रिएट हुआ। अब ये जो विंड क्रिएट हो रहा है इसमें मुख्य भूमिका किसकी है हमको बताओ। कि विंड के क्रिएट होने में मेन कॉज है कि सरफेस के टेम्परेचर में डिफरेंस है। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम है, तो विंड का क्रिएशन हो जाएगा। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। तो ये टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वह अर्थ सरफेस में
मान लो कि हम बात कर रहे हैं किसकी, लिथोस्फीयर की, स्थलखंड की, जमीन की, तो जमीन पर भी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा और उसकी वजह से विंड फॉर्मेशन होगा। इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस विंड। और जो ऊपर में है वो क्या कहलाएगा, अपर एयर सर्कुलेशन। तो ये जो सरफेस विंड है वो सिर्फ और सिर्फ किस कारण से पैदा हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ टेम्परेचर सरफेस विंड क्रिएट हो रहा है। और इस सरफेस विंड को हम दो कैटेगरी में बांट के देखेंगे, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब इस सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या हुआ कि मान लो कि अर्थ सरफेस जो है उसमें तो दो तरह की बातें हैं, ये लैंड एरिया है, ये वाटर एरिया। लैंड एरिया जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, वाटर एरिया तेजी से गर्म होगा और तेजी से ठंडा होगा। अब सुनो, समान रूप से सूरज की किरण दोनों क्षेत्र में पड़ रही है, कन्याकुमारी में भी और हिंद महासागर में भी, लेकिन हिंद महासागर देरी से गर्म होगा। अब कन्याकुमारी वाला जो स्थल एरिया है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो परिणाम क्या होगा सर, कि दिन में लैंड एरिया का हीट ज़्यादा था ना, और किसका, वाटर एरिया का हीट कम था, क्योंकि ये गर्म हुआ धीरे धीरे, ये गर्म हो रहा है तेजी से। तो लैंड एरिया का हीट क्या है, दिन में ज़्यादा, और रात में उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये तो दिन भर में गर्म होते होते गर्म हो गया, और जब ये गर्म हो गया तो ठंडा होगा देरी से, तो रात में उल्टा हो जाएगा। से क्लियर है ना। अब हमको बताइए कि दिन में क्या होगा कि इधर हीट ज़्यादा है, इधर हीट ज़्यादा है, तो इधर से हवा आएगी। क्लियर, समझ रहे ना, क्योंकि इधर हीट ज़्यादा है तो इधर प्रेशर कम है, और इधर हीट कम है तो इधर प्रेशर ज़्यादा है। तो दिन में हवा कैसे चली, ऐसे, ठीक है। रात में क्या हो गया कि अब उल्टा हो गया ना, अब रात में इधर ही क्या हो गया, इधर हीट कम हो गया तो इधर प्रेशर हाई हो गया, तो इधर अब प्रेशर हाई हो गया तो रात में हवा ऐसे चली। तो यदि कोई बाहरी कारण न रहे तो जहां लैंड एरिया और वाटर एरिया सबमर्ज करते हैं वहां दिन में क्या होगा, दिन में क्या होगा, लैंड ब्रिज की सी ब्रिज, दिन में क्या होगा, एकदम क्लियर रहे, दिन में कैसी हवा चल रही है, दिन में तापमान इधर का क्या था, बेसिक बात बार बार मत कहा, जवाब नहीं दोगे तो हमको संतुष्टि नहीं होती है। ये इधर का टेम्परेचर दिन में जमीन है तो टेम्परेचर इधर का ज़्यादा है तो प्रेशर इधर का क्या है, कम है, तो दिन में हवा ऐसे चली ना, तो इसको क्या कहेंगे, सी ब्रिज, सी से हवा आ रही। और रात में कैसी चली हवा, लैंड से सी की ओर, तो इसको क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। ये सारी हवा जो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड विंड। सरफेस विंड को ही क्या कहेंगे, ट्रेड विंड। क्लियर है। अब सरफेस विंड में दो तरह का विंड बताया आपको, कौन कौन, सरफेस विंड में हमने दो तरह के विंड की बात की, कौन कौन, एक लोकल विंड और एक परमानेंट विंड। ये मानसून कैसा है, ब्रॉड लेवल पर है, परमानेंट है, हर साल एक खास टाइम पर ये विंड क्रिएट होता है और एक खास टाइम पर विड्रॉ कर जाता है। ये परमानेंट नेचर का है कि टेम्पररी है, मानसून का नेचर कैसा है, ये आज पैदा हुआ अगले साल नहीं होगा, ये कैसा है, परमानेंट है। और मैंने कहा कि ये लोकल लेवल से भी वर्षा पानी होगा कि पटना का तापमान ज़्यादा हो गया और रांची का तापमान अपने कारण से, क्योंकि पटना में क्या है, फसल लगी हुई है, एलुवियल सॉइल है, और रांची में स्टोनी सॉइल है, स्टोनी रॉक है, तो ज़्यादा हीट होगा और हम क्या होंगे, कम हीट होंगे। तो कम हीट का मतलब इधर क्या हो गया, हाई प्रेशर, तो पटना से रांची की ओर हवा जाएगी ना, इसको क्या कहेंगे, लोकल विंड। क्या कहेंगे, लोकल विंड। अब वो जो परमानेंट नेचर वाला है वो कहलाएगा ट्रेड विंड। क्लियर है ना। अब मान लो कि किसी टाइम में
लोकल स्तर पर ही 20 किलोमीटर पर ही टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, किसी कारण से यहाँ हाई प्रेशर बन गया और 20 किलोमीटर दूर लो प्रेशर बन गया, तो इसी के बीच में एक सर्कुलेशन क्रिएट हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये ट्रेड विंड है। ये ट्रेड विंड नहीं है। ट्रेड विंड कौन है? ट्रेड विंड कौन है? जो परमानेंट नेचर का है, जो किसी खास मौसम में, खास सीजन में परमानेंटली ईच ईयर ब्लो करता है। ऐसे सरफेस एयर को हम क्या कहते हैं? ट्रेड विंड। क्या कहते हैं? ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड में हमने दो टाइप्स देखे। कौन? लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। क्लियर? क्लियर? थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूं इस बार, अब थोड़ा उलझाने की कोशिश है क्या कि ट्रेड विंड और लोकल विंड दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। लेकिन एक लोकल लेवल पर है और एक ब्रॉड लेवल पर है। ये अंतर है। ब्रॉड लेवल वाले को क्या कह रहे हैं? ट्रेड विंड। और लोकल लेवल वालों को क्या कह रहे हैं? लोकल विंड। अब ये लोकल विंड भी दोनों होगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, और ट्रेड विंड भी दोनों होगा, ट्रेड विंड लैंड ब्रिज और। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको यदि आप समझ रहे हैं तो ITCZ मेनली ट्रेड विंड को कंट्रोल करता है। ट्रेड विंड का कंट्रोलर कौन है? ITCZ। हेलो, ITCZ ट्रेड विंड का कंट्रोलर है। मतलब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो धरती पर बन रहे हैं, एयर सर्कुलेशन के वेव्स, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ITCZ। ITCZ कैसे कंट्रोल कर रहा है ये हमको बताइए। ITCZ का मतलब क्या होता है? ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब क्या है कि आप मान लो कि किसी एरिया में यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ क्या हो गया? लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो जनरली यहाँ भी क्या होगा? लो प्रेशर। ऐसा सीन मान लें कि सूरज की किरण सीधे यहाँ पड़ रही है, तो इसके अपवार्ड भी क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। डाउनवर्ड भी क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। और जहाँ सन की किरण सीधा पड़ रही है वहाँ टेम्परेचर हाई होगा। होगा ना? तो यहाँ टेम्परेचर हाई है तो यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है। इधर की हवा यहाँ आएगी और इधर की हवा यहाँ आएगी। समझ रहे ना? तो जब कहीं सन के वर्टिकल रे के कारण हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसके अपवर्ड और उसके डाउनवर्ड लो प्रेशर क्रिएट, लो टेम्परेचर क्रिएट होता है, और फिर दोनों क्षेत्र की हवा वहां तक आएगी। सबको क्लियर है ना? तो ITCZ का मतलब वो लाइन होता है जो सबसे लो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। सबसे लो प्रेशर किसी खास एरिया में जो सबसे लो प्रेशर एरिया है उसी को हम क्या कहेंगे? ITCZ। पूरे अर्थ के लेवल पर ITCZ हम किसको कहेंगे? जहां सूरज की किरण सीधी पड़ रही हो। तो हमको पता है कि सन की रे क्या है? सीधी होती है, यहां से लेके यहां तक होती है ना? तो ध्यान देने कि इंडियन कॉन्टिनेंट की जो स्थिति है वो यहाँ है ना? है ना? हम 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर 8 डिग्री से हैं 37 तक। क्लियर है? तो अब आप बताओ कि ITCZ यहाँ है 0 डिग्री पर, ठीक है? तो इधर क्या है? हाई प्रेशर। इधर क्या है? हाई प्रेशर। और यहाँ बीच में क्या है? लो प्रेशर। तो इधर की हवा यहाँ आएगी और इधर की हवा भी यहाँ आएगी, और ये दोनों हवा कहाँ टकरा रही है? यहाँ पे। तो जो सबसे लो प्रेशर एरिया होता है वहीं पर में दो ट्रॉपिकल एयर आके कोलाइड करती हैं। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा सीन बनाओ कि ये ITCZ सन की किरण सीधे यहाँ पड़ रही है, तो अब क्या होगा कि इधर की हवा यहाँ तक आएगी ना, क्योंकि लो प्रेशर कहाँ है? यहाँ है ना।
और इधर की हवा यहाँ तक आएगी। अब दोनों हवा कहाँ टकरा रही है? यहाँ। अब मान लो कि जून महीना में ITCZ यहाँ है, ITCZ मतलब सबसे सन का किरण डायरेक्ट यहाँ पड़ रहा है, तो अब नीचे की किरण क्या हवा यहाँ तक आएगी और ऊपर की हवा यहाँ तक आएगी। तो ITCZ का मतलब होता है कि सन की किरण जहाँ पड़ेगी वहाँ सबसे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा और सबसे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा ना। और उस हाई प्रेशर बेल्ट के अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों तरफ से एयर मास उस हाई प्रेशर बेल्ट को फिल करने आएंगी। और चूंकि ये ITCZ जो है वो परमानेंट नहीं है, वो यहाँ से यहाँ के बीच में फिक्स होता रहता है। क्लियर है? तो जब यह ITCZ यहाँ रहता है तब सीन देखिए क्या होता है। इंडिया के नीचे ये सब क्या है? इंडियन ओशियन है ना। अब इस इंडियन ओशियन का जो एयर है वो आएगा ना ITCZ तक, और इधर का एयर यहाँ तक आएगा, क्योंकि ITCZ कहाँ है? अभी जून में यहाँ है, और ITCZ दिसंबर में कहाँ था? यहाँ था ना। तो इधर की हवा यहीं तक ना रही थी और इधर की हवा, तो ये क्या था? लैंड ब्रिज। अब क्या है? जून में क्या बनता है? सी ब्रिज। दिसंबर में क्या बनता है? लैंड ब्रिज। क्लियर है? जून में क्या होता है कि इंडियन ओशियन की हवा प्रवेश करती है कहाँ? भारत में। अब दिसंबर वाले में क्या होता है कि भारतीय स्थल खंड से हवा जाती है कहाँ? समुद्र की ओर। अब भी क्या हो रहा है? अब भी वर्तमान में क्या है? अब भी वर्तमान में क्या है? अभी वर्तमान में क्या है? अभी वर्तमान में स्थिति क्या है बाबू? लैंड ब्रिज है कि सी ब्रिज है? अब भी आज के डेट में हम बात करें फरवरी की ना, फरवरी में आज कितने तारीख हैं? देखो, एक महीना में सन 8 डिग्री यात्रा करेंगे। कितना करेंगे? 8 डिग्री का डिस्टेंस आ जाएगा एक मंथ में। तो 8 डिग्री एक मंथ में। अब ये हमने माना 0 डिग्री, ये मान लिया 23 डिग्री नीचे और ये मान लिया 23 डिग्री ऊपर। मतलब ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये इक्वेटर। तो ये इक्वेटर पर होते हैं कब? परमानेंट वर्ल्ड की स्थिति में जनरली ये 0 डिग्री पर सन की किरण पड़ती है कब? मार्च में। सबको पता है, तो फिर क्या है, आप फरवरी का बताने में ही चलते हैं। मार्च में यहाँ है तो फरवरी में एक महीना में 8 डिग्री नीचे, तो 23 के नीचे 16 डिग्री। क्या 23 थोड़ा और नीचे कर, 23 थोड़ा और नीचे, तो ये कितना था? 23 डिग्री। तो फरवरी में कहाँ था? वर्टिकल अभी कहाँ है? सन की सीधी किरण कहाँ पड़ रही है? फरवरी मंथ में। फरवरी में हीटेड एरिया कहाँ है? कोई शब्द क्यों नहीं मिलता आप लोग को? कुछ बोल दो जिससे लगे कि हाँ सामने वाला कुछ। कहाँ है? हमने 0 डिग्री पर देखा मार्च में, तो ये 16 डिग्री पर है फरवरी में, 15 डिग्री पर है फरवरी में। कहाँ? 0 डिग्री के नीचे ना। लेकिन अब हमको बताओ कि अप्रैल में कहाँ होगा? तो अप्रैल में ये कहाँ आ जाएगा? 8 डिग्री ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 8 डिग्री ऊपर आ जाएगा। मई में कहाँ आ जाएगा? मई में अप्रैल में, मई में, जून में ना 23 डिग्री पर। कब? ये जून की स्थिति है ना, और ये कब की स्थिति है? दिसंबर। और ये किसकी स्थिति है? जून की। तो इसको समझें कि दिसंबर से जून तक सन की किरण वर्टिकल हो रहा है ऐसे ना, ये स्थिति है ना। मतलब इसको कहते हैं कि सन नॉर्थवर्ड है, उत्तरायण। ITCZ किधर बढ़ रहा है? उत्तर की ओर।
आज जून के बाद क्या हो जाएगा, नीचे आना लगेगा, फिर दिसंबर में यहाँ आ जाएगा, तो डाउनवर्ड, दक्षिणायन, उत्तरायण। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हैं। मकर संक्रांति चूड़ा दही का जो पर्व मनाए थे ना, वो क्या था, नीचे से ऊपर जाए। ये दिसंबर जो आज कह रहे हैं ना, वो जनवरी था। हजारों लाखों साल पहले, हजारों लाखों साल पहले ये चक्र थोड़ा डिफरेंट था, समझ रहे हैं ना। जनवरी में यहाँ होता था, अप्रैल में यहाँ होता था, समझ रहे हैं ना। और वही 14 जनवरी को सन मकर को छोड़ के इधर प्रवेश नॉर्थवार्ड शुरू हो गया। और ये नॉर्थवार्ड रहेंगे कब तक, जून तक। आज जून के बाद क्या हो जाएंगे, साउथवार्ड। तो आप ये तो समझ रहे हैं ना कि पृथ्वी का जो सबसे गर्म एरिया है, पृथ्वी का जो सबसे गर्म एरिया है वो दिसंबर में कहाँ है, यहाँ। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जून में कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब फिर जून के बाद घटते घटते आ जाएगा यहाँ। मतलब गर्म एरिया को ही हम कह रहे हैं ITCZ। लेकिन ITCZ हीट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ITCZ किसको रिप्रेजेंट करता है, ITCZ रिप्रेजेंट करता है, नाम से ही पता है बाबू, 5 बार बोला हूँ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ दो हवा आके टकराती है। तो ये विंड फेनोमेना है कि टेम्परेचर फेनोमेना है, ITCZ कैसा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस किसका कन्वर्जेंस हो रहा है, टेम्परेचर का कि विंड का। तो वही तो कह रहा हूँ कि ITCZ विंड फेनोमेना है कि टेम्परेचर फेनोमेना है। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने वाला है नहीं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर तो वहाँ हाई है ही, उस हाई होने की वजह से उसको एक विशेषता मिल रहा है। क्या विशेषता मिल रहा है कि दोनों तरफ के एयर यहीं आ रही है, दोनों तरफ का एयर यहाँ आ रहा है, दोनों तरफ का एयर यहाँ आ रहा है, या इससे ये हो रहा है ना। तो ये दोनों एयर को टकराने को न कह रहे हैं ITCZ ना। और यही तो टोटल मैकेनिज्म है जो भारत को 6 महीने के लिए मानसून की हवा को प्रोड्यूस कर देता है। कोई दिक्कत। तो अब मैं ये कह रहा था कि यदि आप इस कन्वर्जेंस जोन को समझते हैं, कन्वर्जेंस जोन का मतलब क्या होता है कि जहां दो डिफरेंट ट्रॉपिकल जोन से आने वाला एयर कन्वर्ज करता है। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट ट्रॉपिकल जोन से, ऊपर से नॉर्थवार्ड और साउथवार्ड जो ट्रेड विंड है ना, वो ट्रेड विंड कहाँ कोलाइड करेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा हीट होगा। और ये बात हम लोग समझ रहे हैं कि ज़्यादा गंभीर, कि जब सन के कारण कोई एरिया हीट होगा तो धरती का एक पार्ट हीट हो जाएगा, उसके अपवर्ड भी कोल्ड रहेगा, उसके डाउनवर्ड भी कोल्ड रहेगा। तो इधर से भी हवा यहाँ आएगी और इधर से भी हवा यहाँ आएगी, क्योंकि हवा क्या है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो ये ITCZ का मैकेनिज्म एकदम क्लियर है ना कि ITCZ जब धरती पर अपवार्ड खिसकता है तो हिंद महासागर की हवा को भारत में घुसने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, मॉइस्चर होगा। क्या होगा, मॉइस्चर होगा। और इसी को हम ऑनस्लाउट ऑफ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑनस्लाउट ऑफ मानसून कहते हैं, मानसून मैकेनिज्म कहते हैं कि इस तरह से मानसून का वेव क्रिएट होता है। फिर आपको सब समझा ही रहा था कि देखो यहाँ जो हिंद महासागर में मेडागास्कर वाला एरिया है वहाँ हेवी लो प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है, हेवी लो प्रेशर, मतलब लार्ज स्केल पर यहाँ लैंड मास ऊपर से सबसीड करता है और सब क्या है, क्या कहते हैं, सेंचुरेटेड हो जाते हैं, कंटेन करते हैं पानी को एकदम। जितना सेंचुरेटेड का मतलब समझते हैं ना कि 1 यूनिट हवा में अधिकतम कितना पानी आ सकता है ना, अधिकतम। जैसे 1 गिलास पानी में अधिकतम कितना चीनी घुल सकता है, मात्रा है ना, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच। तो जितना अधिकतम घुल सकता है उतना घोल दिए, तो उसी को कहते हैं क्या, सैचुरेटेड। क्या, एकदम संतृप्त। तो जितना हवा पानी ले सकता है यहाँ सबसीड कर रहा है और उतनी ज़्यादा मात्रा में वो वाटर को कंटेन करता है। लेकिन यहाँ उसी समय टेम्परेचर बढ़ने लगे तो हवा ऊपर उठने लगेगी, वो मॉइस्चर को कंटेन नहीं करेगी, या जो कंटेन कर लिया है वो भी तापमान के कारण क्या होगा, ऊपर उठेगी। तो ऊपर उठने से अब हमारा क्या है, नुकसान होने लगेगा।
क्योंकि यहाँ जितना एयर सबसीड करेगा, यहाँ जितना डेंसिटी बनेगा, उतना मजबूत मानसून वेव इंडिया को मिलेगा। आइए 5 साल 7 साल पर आ जाता है कौन, गर्म वेव। गर्म वेव कौन है, अल नीनो ला नीना वाला, जो 4-5 साल पर कैरेक्टर चेंज करके और इधर एंट्री मारता है, और उसके एंट्री मारने से हिंद महासागर में ये जो मेडागास्कर वाला एरिया है वो हीट हो जाता है। इसके हीट होने की वजह से हमारा मानसून का वेव जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो हर 2-4-5 साल पर जो एक बड़ा ड्राउट का या फ्लड का इंडिया सामना करता है, उसका मेन कारण कहाँ है, अल नीनो ला नीना। और ये जो यहाँ एयर मास क्रिएट हो रहा है, इस एयर मास को इंडिया में अट्रैक्ट कर रहा है। ये एयर मास हुआ तो इधर भी जा सकता, नीचे कहीं और भी जा सकता था, बशर्ते क्या कि ये हाई प्रेशर है, इसको लो प्रेशर का कोई एरिया नज़दीक में मिले। तो इसको सबसे नज़दीक में लो प्रेशर एरिया कहाँ बन रहा है, थार में, तिब्बत में और हिमालय में। हिमालय के अल्बेडो से, थार के प्लेट्यू से और तिब्बत के प्लेट्यू से और थार के डेजर्ट से, और वो तीनों मिलकर के क्या है, बहुत हाई इंटेंसिटी का लो प्रेशर एरिया वहाँ डेवलप कर दिया। तो लो प्रेशर एरिया वहाँ डेवलप हो गया, हाई प्रेशर एरिया यहाँ डेवलप हो गया। अब ये सीधे पूरा का पूरा ये जो एयर मास है वो इधर की ओर आएगा। तो अट्रैक्शन पॉइंट 3 है। ये तीनों अट्रैक्शन पॉइंट में से कोई एक अनबैलेंस होता है तो हमारा मानसून का लेवल क्या है, मानसून की अस्थिरता में इफेक्ट, किसी कारणवश तिब्बत हिट नहीं हुआ या किसी कारणवश अल्बेडो का प्रोसेस बाधित हो रहा है ना। काउच देखिए, दिखाता हूँ कैसे कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आया। अब बोलिए कि ग्लोबल वार्मिंग से इंडिया को जो नुकसान होना है वो तो होगा ही लैंड का, हमारा मुंबई डूब जाएगा, कोलकाता डूब जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है, परमानेंट नुकसान अभी से हो रहा है। मानसून का जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले हम झेल रहे हैं। हिमालय का जो अल्बेडो है, मान लो कि इस एरिया में पहले हिमालय का एरिया था, बर्फ से ढका था, आज ही वायरल हो गया, सारा बर्फ पिघल गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल गया, तब यहाँ अल्बेडो नहीं ना होगा, यहाँ से कन्वेक्शनल करंट नहीं ना उठेगा। ये तो अब पत्थर है, तो ये पत्थर तो अब हीट होगा, तो हीट होने से क्या होगा, और भी बर्फ को पिघलाएगा, और भी बर्फ को पिघलाने से और नेकेड चट्टान सामने आएगा, और अल्बेडो का जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अल्बेडो एक मेन ग्रेडियंट है मानसून के प्रेशर को क्रिएट करने में। दोनों बात में तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। थोड़ा सा हमको लगा कि यहाँ छोड़ के भाग रहा हूँ, क्या छोड़ के भाग रहा हूँ, जैसे देखो कि हमने आपको कहा कि देखो हिमालय के चोटी पर बर्फ है, तो बर्फ होने की वजह से क्या है, मेडागास्कर का एयर मास अट्रैक्ट हो रहा है। कैसे, क्योंकि बर्फ से अल्बेडो, बर्फ सबसे कम मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो एयर को क्या करेगा, कन्वेक्शनल करंट बना देगा, ठीक है, ये फायदा। बर्फ पिघल जाएगा तो फिर कहते कि बर्फ पिघल गया था, कोई दिक्कत नहीं है सर, तिब्बत हीट होता है, अब हिमालय की चोटी भी हीट होगा, हीट होने से भी अट्रैक्शन बनेगा। दोनों में अंतर है। पत्थर के हीट करने से जो प्रेशर में कमी आएगा, अल्बेडो उससे कई गुना ज़्यादा कमी लाता है। तिब्बत से भी ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है हिमालय का बर्फ, और थार से भी ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्शन क्रिएट करता है कौन, हिमालय का बर्फ। वहाँ से जो कन्वेक्शनल करंट उठ रहा है, वो कन्वेक्शनल करंट अपने साथ क्या है, एयर मास को ऊपर ले जा रहा है, और हिमालय के बर्फ के ऊपर बिल्कुल क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वहाँ लो प्रेशर बर्फ नहीं रहने पर भी क्रिएट होता, क्योंकि वो चट्टान रहता खुला, रॉक की चट्टान, तिब्बत जैसे गर्म हो रहा है, जैसे डेजर्ट गर्म हो रहे हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया का प्लेन, गंगा का मैदान गर्म हो रहा है ना, तो वैसे हिमालय का चोटी भी गर्म होता। हिमालय के चोटी के गर्म होने से जितना लो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे ज़्यादा बड़े स्तर पर लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है कौन, एक शब्द ही पता चला देता है कि आप कितना समझ रहे हो। नहीं बोलोगे हम फिर दोहराएंगे। हमने कहा कि हिमालय के बर्फ पिघल रहे हैं, तो हिमालय के बर्फ पिघलने से मैंने ये कहा कि मानसून का जो अट्रैक्शन पॉइंट है, मानसून का जो निमंत्रण पत्र है, वही कमज़ोर पड़ जा रहा है। मानसून को निमंत्रण वही तीनों दे रहे हैं ना, तो निमंत्रण देने वाला एक तत्व क्या है, अल्बेडो। अल्बेडो कमज़ोर पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि बर्फ ही नहीं रहे, बर्फ ही पिघल जाए, बर्फ की मात्रा कम रही है तो अल्बेडो कम रहा है। तो आप ये कह सकते हो ना कि सर बर्फ के पिघलने से
ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगा तब फिर चट्टान है, चोटी चट्टान है पहाड़, और फिर पहाड़ गर्म होगा, जैसे तिब्बत गर्म हो रहा है, जैसे थार गर्म हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, बर्फ़ रहने से ज़्यादा बड़ा लेवल का लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, और चट्टान गर्म होने से उतना बड़ा लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मतलब एयर को जितना कन्वेक्शनल करंट में चेंज कर रहा है अल्बीडो, उतना वहाँ के चट्टान के गर्म होने से नहीं होगा। सारा बर्फ हिमालय को पिघला दें तो भी हिमालय गर्म होगा गर्मी में, जून में, क्योंकि जून में किरण सीधी पड़ेगी। या 27 डिग्री तक है तो 33 डिग्री है तो कौन बड़ा दूर है, समझ रहे ना, लाइट वहाँ तक जाएगा, वो हीट होगा। लेकिन वो हीट से जितना एयर में कन्वेक्शनल करंट बनेगा, उससे ज़्यादा लेवल का कन्वेक्शनल करंट बनाता है कौन, अल्बीडो। कौन बनाता है, अल्बीडो। तो अल्बीडो के होने से वहाँ का एयर प्रेशर ज़्यादा क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अल्बीडो का मतलब ये होता है कि कोई भी सरफेस पर सन का किरण जब पड़ता है तो एक मात्रा में वो हीट को रिसीव करता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन का जो प्रतिशत है वो सब जगह डिफरेंट होगा। पानी में डिफरेंट होगा, सॉइल में डिफरेंट होगा, जंगल में डिफरेंट होगा, ग्रासलैंड में डिफरेंट होगा, लोहा में डिफरेंट होगा, एल्युमिनियम में डिफरेंट होगा, और बर्फ में डिफरेंट होगा। सबसे हाई एल्बीडो होता है बर्फ पर। बर्फ पर यदि हम कोई हीटेड रे डालेंगे तो मैक्सिमम हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सबसे मिनिमम मात्रा में वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है ना। तो हिमालय के सारी चोटियों पर बर्फ पड़ा हुआ है, और उस बर्फ की वजह से वहाँ क्या हो रहा है, अल्बीडो होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ का जो एयर मास है वो ऊपर क्यों उठ रहा है, लो प्रेशर जोन क्रिएट, क्योंकि हीट ऊपर जा रहा है ना। तो हीट किसके माध्यम से जा रहा है, खुली सरफेस पर जो प्रेशर बनेगा और जो बर्फ पर प्रेशर बनेगा, दोनों में अंतर होगा। खुली सतह पर लो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, उससे भी कम कहाँ होगा, बर्फ पर। तो हिमालय के बर्फ पिघल जाते हैं तो हमको दो नुकसान है। एक तो कि हमारे नदियों में समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, तो हमारे बहुत सारा जो लो लैंड है वो डूब जाएगा। क्लियर है, एक खतरा तो वो है। दूसरा खतरा ये है कि पूरा हिमालय नंगा हो जाएगा ना, तो फिर वहाँ पर इस मानसून को अट्रैक्ट करने का पावर कम जाएगा, क्योंकि अल्बीडो होने से वहाँ ग्रेट इंटेंसिटी का लो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर हिमालय में बर्फ नहीं रहेंगे तो अल्बीडो नहीं होगा, फिर रेडिएशन होगा। फिर क्या होगा, रेडिएशन होगा, और रेडिएशन से भी लो प्रेशर क्रिएट होगा ना। लेकिन रेडिएशन का जो लो प्रेशर है उसका इंटेंसिटी अल्बीडो वाले से कम होगा, क्योंकि वहाँ अल्बीडो कैसे हो रहा है, बर्फ से, और बर्फ का अल्बीडो सबसे हाई होता है। क्लियर है। तो बर्फ है तो ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट वहाँ क्रिएट हो रहा है, अब बर्फ नहीं रहेगा तो कम होगा। तो फिर इंडिया के डेजर्टिफिकेशन का भी खतरा आ जाएगा कि भारत में मानसून का जो अराइवल है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि कहाँ है, हमने क्या कि सिर है वो, अब बाजू है कौन, तो बताओ, थार। तो आपको तो सतही कॉमन सेंस में लगता होगा कि थार बड़ी भूमिका निभा रहा है, एकदम पूरा रेगिस्तान जलने लगता है। उससे ज़्यादा हीटेड एरिया क्रिएट होता है बर्फ़ के ऊपर, समझ रहे हैं ना। लेकिन बर्फ़ की सतह ठंडी लगेगी, लेकिन वहाँ से गर्म वाफ लगातार उठता रहेगा और वो अपने साथ हवा को भी उठाता रहेगा। तो ये अल्बीडो एक बड़ा कारण बनता है। तो ये अल्बीडो का प्रोसेस भी बर्फ़ नहीं रहने पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और फिर जनरल रेडिएशन होगा। तो रेडिएशन से वहाँ उतना बड़ा वैसा क्रिएट होगा जैसा थार में हो रहा है, वैसा क्रिएट होगा जैसा तिब्बत में हो रहा है। और अभी क्या है, थार और तिब्बत से ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है कहाँ, हिमालय के लोफ्टी टॉप्स पर, हिमालय के लोफ्टी टॉप्स पर। क्लियर है। अब आप लोग कुछ पूछिए, मैं 2-4-5 चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश के बीच था। इसी को क्या कह रहे हैं, मानसून। तो मानसून का सेटिंग कैसे होता है, तो ये इसका बेसिक प्लेटफॉर्म क्या है, ITCZ है। इसका बेसिक प्लेटफॉर्म क्या है, ITCZ है। इसका बेसिक प्लेटफॉर्म क्या है, ITCZ के अनुसार ही आगे की ओर बढ़ता है। तो दिसंबर महीने में क्या होता है कि ऐसे हवा चलती है ना। आज जून से हवा कैसे चलती है,
ऐसे चलती है। तो ये जो हवा है इसी को हम क्या करें? मानसून। क्या करें? ये जो हवा है जो इंडिया लैंड मास में आ गया, इसी को हम क्या करें? क्या करें? मानसून। तो मानसून का ऑनस्लॉट, मानसून का फिक्सेशन, मानसून का अराइवल या आगमन कैसे होता है ये आपको पता है ना? आर यू एबल टू इलुस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ मानसून? क्लियर है?